जय हिंद साथियों, थंबनेल से आप समझ गए होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीआर जोन का स्टेशन मास्टर का ये पेपर है और ये 23 मार्च 2026 को ये एग्ज़ाम हुआ था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये 25% कोटे के तहत ये एग्ज़ाम हुआ था। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ इसमें ध्यान रखना है कि इसमें 100 प्रश्न का ये पेपर था और इसमें कुल मार्क्स भी 100 ही है। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 मार्क्स का है। परीक्षा की जो अवधि थी वो कितने 2 घंटे की रहने वाली है। साथ ही साथ इसमें निगेटिव मार्किंग है कितनी 1/3 यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर जिन लोगों का भी स्टेशन मास्टर या ट्रेन मैनेजर का पेपर होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आपके यहाँ से सीधे सीधे पूछे जाने की संभावना है। बाकी जो हम डिटेल एनालिसिस यहाँ पर करेंगे, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन फंसने की पूरी यहाँ पर संभावना है। तो अगर आप हैं हमारे चैनल पर नए, तो मेरे भाई आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताया करो कि आपको यहाँ से जो आपको फ़ायदा मिला है, आपको जो नॉलेज मिली है, वो आपको कितनी फ़ायदेमंद रही। क्लियर? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मेरे भाई। आज का ये सेशन ये रहने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो OHE पावर ब्लॉक होता है ये कब लिया जाता है। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चन को एलिमिनेट करना भी आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मान के चलो, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि सामान्य यानी कि नॉर्मल ट्रेन का मूवमेंट। अगर आप नॉर्मल ट्रेन का मूवमेंट करेंगे तो क्या पावर ब्लॉक की जरूरत है? आप कहेंगे नहीं। मेंटेनेंस वर्क हो सकता है, एक बार के लिए हम मेंटेनेंस वर्क मान सकते हैं। दूसरा, क्या शंटिंग काम के लिए आपको पावर ब्लॉक की जरूरत है? नहीं। क्या इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के लिए पावर ब्लॉक की जरूरत है? आप कहेंगे नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि मेंटेनेंस वर्क। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं यहाँ पर। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, ये जो टीजी बोर्ड होता है इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर क्लास में भी मैंने बताया था कि मैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से फिर आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि मान के चलो यहाँ पर पटरी पर कोई काम चल रहा है, ये एक कार्यस्थल है। ठीक है, यह है यहाँ पर कार्यस्थल। अब इससे जो है वो मैं नॉर्दर्न रेलवे की देखिए बात कर रहा हूँ, और अगर आप किसी अदर जोन से देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इस चीज़ को देख लेना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता ही देता हूँ कि एक तो होता है आपका टीपी बोर्ड और एक आपका होता है टीजी बोर्ड। ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस कार्यस्थल से, ये जो टीपी बोर्ड होता है ये होता है 596 मीटर। कितना? 596 मीटर। और ये जो कार्यस्थल से ये जो टीजी बोर्ड होता है ये होता है 686 मीटर। कितना होता है? 686 मीटर। तो यहाँ पर कभी कभार जो है वो डिस्टेंस भी पूछी जा सकती है। थोड़ा सा ये आप एनआर के हिसाब से आप ध्यान रखना, जिन लोगों का भी एग्जाम अभी एनआर में होने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं टीपी की बोर्ड, तो ये होता है, टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब होता है टर्मिनेशन। क्या होता है? टर्मिनेशन। क्वेश्चन अपने आप पकड़ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पैसेंजर। क्या होता है? पैसेंजर। ये कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को शायद नहीं पता है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन भी कर लेना। जी का मतलब होता है गुड्स। तो जो पैसेंजर गाड़ी होती है उसके लिए टीपी बोर्ड लगाया जाता है, और जो माल गाड़ी होती है उसके लिए टीजी बोर्ड लगाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये आप जो ये टीपी बोर्ड देख रहे हैं, ये उस सेक्शन में चलने वाली जो सबसे लंबी दूरी सबसे अधिक लंबाई की जो पैसेंजर गाड़ी होगी उसके दूरी के बराबर इसको यहाँ पर लगाया जाता है। और जैसे ही इस बोर्ड के पास गाड़ी पहुंचती है तो गार्ड द्वारा जो है वो लोको पायलट को यहाँ पर हैंड सिग्नल दिया जाता है और गाड़ी जो है अपनी नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ती है। सपोज इधर से कोई गाड़ी आ रही है और जैसे ही जो है यहाँ पर पहुंचेगी तो उसके बाद वो नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ेगी। क्लियर? और ये जो आप देख पा रहे हैं टीजी जो बोर्ड होता है, तो उस सेक्शन में जो भी अधिकतम लंबाई की जो मालगाड़ी चलती है उसकी लंबाई की दूरी के बराबर इसको लगाया जाता है। तो 686 मीटर इसकी लंबाई यानी कि डिस्टेंस होती है। तो इसके बाद जो मालगाड़ी होती है वो अपनी जो है वो नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बोर्ड है ये बेसिकली सिर्फ जो है वो इंडिकेट करने के लिए होते हैं कि भाई आप जो है आगे अब अपनी नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़िए। क्लियर? दूसरी चीज़, टी का मतलब क्या होगा? टर्मिनेशन। तो अगर आपसे ये पूछ रहा है टीजी बोर्ड, ये वाला बोर्ड आपसे पूछ रहा है, ठीक है, टीजी बोर्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया? टर्मिनेशन गुड्स। तो टर्मिनेशन गुड्स कहाँ दिखा दे रहा है? ट्रैक ग्रेडियंट, ट्रैक गेज, ट्रेसपास गेट। इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल यानी कि आईबीएस। आईबीएस किस क्लास का स्टेशन होता है? तो ये आप सभी लोगों को पता है, जनरली ये होता है सी क्लास का स्टेशन। पहली चीज़ तो हमें ये पता होनी चाहिए। और जब भी हम आईबीएस की बात करते हैं ना, तो आईबीएस की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वो क्या? जैसे मैंने यहाँ पर एक सिग्नल बनाया है आईबी, तो ये एक आईबीएस सिग्नल है। ये क्या करता है? एक लंबे ब्लॉक सेक्शन को दो छोटे छोटे ब्लॉक सेक्शन में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्लॉक सेक्शन। तो ये छोटे छोटे ब्लॉक सेक्शन में एक लंबे खंड ब्लॉक सेक्शन को डिवाइड करता है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर दे रखी है, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल होता है।
अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इसका नॉर्मल एस्पेक्ट क्या होता है, ये जो IBS है ये इसका नॉर्मल जो एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप बताएंगे यहाँ पर कि क्या होता है, रेड। तो ये नॉर्मल एस्पेक्ट क्या रहेगा इसका, रेड। दूसरी चीज़ क्या है कि मान के चलो इधर से कोई गाड़ी आ रही है, क्लियर। अगर इधर से कोई गाड़ी आ रही है और ये जो IBS है ये इसको मिलता है ऑन, अगर ये ऑन मिलता है तो ध्यान रखना, तो जो लोको पायलट होगा वो, ध्यान रखना यहाँ पर, ये जो लोको पायलट होगा वो जो रियर स्टेशन मास्टर होगा, रियर SM से वो फ़ोन पर बात करेगा। किस पर बात करेगा, फ़ोन पर बात करेगा, क्लियर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो रियर SM से फ़ोन पर बात कर रहा है तो जो IBS जो सिग्नल होता है इसका कंट्रोल किसके पास होता है, तो जो पीछे का जो स्टेशन मास्टर होता है उसके पास इसका कंट्रोल होता है। अब मान के चलो स्टेशन मास्टर यहाँ पर रुका, रुकने के बाद वो फ़ोन पे बात कर रहा है, हो सकता है फ़ोन ये ख़राब हो। तो अगर ये फ़ोन ख़राब होगा, मान के चलो ये ऑन भी है और टेलीफोन जो है वो ख़राब है, तो उसके बाद क्या करेगा, वो यहाँ पर 5 मिनट रुकेगा। कितना मिनट रुकेगा, 5 मिनट। जब ये 5 मिनट यहाँ पर रुकेगा तो वो देखेगा कि जो IBS सिग्नल है ये ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है तो उसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ेगा, कितने की स्पीड से बढ़ेगा, तो जैसे मैं बताऊँ यहाँ पर 15 और 8 की स्पीड रहने वाली है। तो दिन में तो 15 की स्पीड से आगे बढ़ेगा और रात में वो 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास 4th क्वेश्चन आता है। ये कह रहा है कि ट्रैक सर्किट का उपयोग क्या है। ट्रैक सर्किट का उपयोग क्या होता है, ट्रैक क्या बताता है कि भाई जो लाइन है वो ऑक्यूपाइड है, तो यानी कि ग्रीन लाइन की पहचान के लिए ट्रैक ऑक्यूपेसी डिटेंशन। तो मान के चलो कोई जो ट्रैक सर्किट है ये 2 स्थानों पर लगाए जाते हैं, है ना, पटरी पर ऐसे। तो अगर ये यहाँ पर भी लगा है, ये यहाँ पर भी लगा है ना, तो अगर इस लाइन पर अगर कोई गाड़ी खड़ी है तो उसके यहाँ पर उपस्थिति की यहाँ पर स्थिति बताता है कि भाई ये जो लाइन है वो गिरी है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो अस्थायी सिंगल लाइन व्यवस्था होती है ये कब लागू होती है। तो यहाँ देखिए, जब भी हम TSL और TFC पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, वहाँ पर चीज़ें मैं थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये TSL होती क्या है। ये TSL देखिए, ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ थोड़ा डायग्राम के माध्यम से। ये आपका है स्टेशन, यहाँ पर ये है यहाँ पर स्टेशन, और ये यहाँ पर क्रॉसओवर की व्यवस्था है, क्लियर। ये इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉसओवर की व्यवस्था है। अब यहाँ पर एक स्टेशन तो आपका हो गया ये, और एक स्टेशन हो गया ये। तो यहाँ पर आप देखिए कि मान के चलो कि ये जो लाइन है ये किसी अवरोध के कारण या दुर्घटना के कारण, हो सकता है कि पेड़ इस लाइन पर गिर गया हो या पानी के बहाव के कारण ये जो लाइन है वो धंस गई हो। तो अगर TSL वर्किंग की जब भी बात आएगी तो हो सकता है कि वहाँ पर दुर्घटना हो जाए, हो सकता है वहाँ पर कोई अवरोध उत्पन्न हो जाए, है ना, या कोई अन्य कारण अगर होता है तो वहाँ पर TSL वर्किंग यहाँ पर व्यवस्था लागू होगी। अब यहाँ पर होता क्या है कि सपोज दैट यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी है। अब इस गाड़ी को इस लाइन से चलाना है, ये तो हो गई सही दिशा और ये हो गई गलत दिशा, ठीक है। इधर से जब गाड़ी आएगी तो गलत दिशा से आएगी। तो यहाँ पर हमें जब इस गाड़ी को इस लाइन पर लाना होगा तो इस क्रॉस ओवर के माध्यम से लाना पड़ेगा। तो हमें शंटिंग ऑर्डर यानी कि शंटिंग करवानी पड़ेगी। तो शंटिंग के माध्यम से पहले ये जो गाड़ी है ये गाड़ी यहाँ आएगी और यहाँ से क्रॉस ओवर करके यहाँ पर इसको यहाँ पर लाया जाएगा, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर ले आएँ, इस लाइन पर ले आएँ, तो जब ये गाड़ी यहाँ पर आ जाएगी क्रॉस ओवर के माध्यम से, तो इस गाड़ी को इस लाइन के माध्यम से इधर गलत दिशा में इसको चलाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है हमने कि जब भी TSL की बात आती है तो एक तो आपको यहाँ पर एक अथॉरिटी जब मैंने पढ़ाई थी तो वहाँ पर मैंने बताया था कि TD 602 यहाँ पर जारी की जाती है। कब? TSL वर्किंग के दौरान। और TSL वर्किंग के दौरान जब मैंने यहाँ पर TD 602 बताई थी तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो पहली गाड़ी जाएगी, फर्स्ट जो गाड़ी रहेगी उसकी स्पीड कितनी रहेगी, 25 किलोमीटर पर घंटा, ये भी मैंने बताया था। और बाद की जो गाड़ियाँ हैं वो चलेगी सेक्शनल जो स्पीड होती है, सेक्शन की जो स्पीड होगी उस स्पीड से ये जो बाद की गाड़ियाँ हैं वो चलेगी। तो 3 चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि TSL वर्किंग में TD 602 जारी की जाएगी, पहली गाड़ी जो है वो 25 की स्पीड से जाएगी, बाद की गाड़ी यहाँ पर सेक्शनल की स्पीड से जाएगी। अब जब ये इधर से ये गाड़ी जब चलाई जाएगी अपोजिट साइड में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसको जो है सिग्नल मिलेंगे। सिग्नल क्या मिलेंगे, जैसे यहाँ पर ये हो गया स्टार्टर, यहाँ पर स्टार्टर होगा, ठीक है। इससे आगे उसको एडवांस मिलेगा, क्या मिलेगा, एडवांस मिलेगा। तो आपको पता है कि जब गाड़ी को सिग्नल मिलते हैं तो ध्यान रखना साथ में T511 भी जारी की जाएगी, है ना, क्योंकि T511 होता है यहाँ पर गाड़ी को चलाने के प्राधिकार होता है। दूसरी चीज़ क्या है, जब इस गाड़ी को इस दर से चलाया जाएगा
तो यहाँ पर इसको रिसीव किया जाएगा। तो जब यहाँ रिसीव किया जाएगा तो आपको पता है यहाँ पर तो ये स्टार्टर हो गया, यहाँ पर एडवांस स्टार्टर हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा होम। तो उसको जब रिसीव किया जाएगा तो आपको पता है यहाँ पर इसको कोई सिग्नल नहीं मिलेंगे, तो सिग्नल नहीं मिलेंगे तो T510 के माध्यम से इसको यहाँ पर रिसीव किया जाएगा, है ना, बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को लेने का अधिकार। तो चलाने का अधिकार कौन सा है? T511। अब जब यहाँ पर हम ये चीज़ पढ़ लेते हैं तो दूसरी चीज़ यहाँ पर कभी कभार क्या पूछी जाती है कि ये जो TSL वर्किंग होती है इसमें जो क्रॉस ओवर होता है ना, क्रॉस ओवर की अगर व्यवस्था है, तभी यहाँ पर TSL वर्किंग दो स्टेशनों के बीच लागू की जाएगी। अगर क्रॉस ओवर की व्यवस्था ही नहीं है तो जाहिर सी बात है भाई, गाड़ी को इधर से यहाँ पर इस लाइन पर कैसे लाया जाएगा। तो क्रॉस ओवर की अगर व्यवस्था है तभी यहाँ पर TSL वर्किंग लाई जाएगी। क्लियर? तो दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 6वां क्या कह रहा है कि जो पूर्ण ब्लॉक पद्धति होती है उसके अंतर्गत जो ब्लॉक स्टेशन होते हैं उनको कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो जब हम स्टेशन का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि एक तो होता है स्टेशन ब्लॉक स्टेशन, दूसरा होता है नॉन ब्लॉक स्टेशन। तो स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे स्टेशन 2 प्रकार के होते हैं, ब्लॉक स्टेशन और नॉन ब्लॉक स्टेशन। अब ब्लॉक स्टेशन मैंने बताया था कि ये A, B और C प्रकार के होते हैं, और नॉन ब्लॉक जो स्टेशन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है फ्लैग स्टेशन और एक होता है डीके साइडिंग। क्या होता है? डीके साइडिंग। और ये जो नॉन ब्लॉक स्टेशन होते हैं इनको डी क्लास स्टेशन भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभार ये भी पूछा जाता है। क्लियर? तो अगर आपसे ये पूछ रहा है कि ब्लॉक स्टेशन को कितने वर्गों में बांटा गया है तो आप यहाँ पर बताएंगे A, B, C, या अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर कह रहा है उपरोक्त तीनों। इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या कहते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 7वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन यहाँ पर हम चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। भले ये वीडियो लेंथी है लेकिन ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर देखिए, वन ट्रेन ओनली प्रणाली में, यानी कि एक गाड़ी जो पद्धति होती है उसमें जो ट्रेन का बचाव है वो किस ओर से किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेस स्टेशन। तो जो एक गाड़ी जो पद्धति होती है वहाँ पर जो गाड़ी का बचाव किया जाता है वो बेस स्टेशन से किया जाता है। क्लियर? और यहाँ पर जब भी एक गाड़ी पद्धति की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर प्रस्थान प्राधिकार की बात आती है, प्रस्थान प्राधिकार, तो यहाँ पर दिया जाता है क्या? मेटल टोकन। क्या दिया जाता है? मेटल टोकन। तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक गाड़ी पद्धति में प्रस्थान प्राधिकार क्या दिया जाता है? मेटल टोकन। बाकी आप लोगों को पता ही है कि जो संचालन की जो पद्धति है वो कितनी है। तो आप बताएंगे यहाँ पर 6 पद्धतियाँ हैं। एक तो आपकी है पूर्ण ब्लॉक पद्धति। कौन सी है? पूर्ण ब्लॉक पद्धति। दूसरी आपकी आती है ऑटोमेटिक पद्धति। तीसरी आपकी आती है अनुगामी गाड़ी पद्धति। ठीक है। चौथी आपकी आती है यहाँ पर पायलट गार्ड पद्धति। पाँचवीं आती है हमारे पास यहाँ पर ट्रेन स्टाफ। क्या आती है? ट्रेन स्टाफ व टिकट गाड़ी पद्धति। और छठवीं हमारे पास आती है केवल एक गाड़ी पद्धति। ये आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। दूसरी चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पहली और दूसरी जो पद्धति है इसको अनुमति कौन देता है। तो पहले तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पूर्ण ब्लॉक पद्धति या ऑटोमेटिक पद्धति जो होती है इसको अनुमति देते हैं कौन? रेलवे बोर्ड। कौन देता है? रेलवे बोर्ड। ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो अन्य 4 पद्धति हैं इसकी जो अनुमति है वो कौन देता है? तो हम यहाँ पर कहेंगे PCOM, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और थोड़ा सा एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जो ये अनुगामी गाड़ी पद्धति होती है ये इसमें जो है वो केवल और केवल मालगाड़ी का संचालन किया जाता है। किसका? मालगाड़ी का संचालन। और जब भी इस पद्धति के दौरान मालगाड़ी का संचालन किया जाएगा तो गाड़ी को 30-30 मिनट के अंतराल पर चलाया जाएगा। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ से क्वेश्चन कभी ये पूछा जाता है कि यहाँ पर जो है प्रस्थान प्राधिकार क्या क्या दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको मैंने वीडियो बनाई है अलग से, आप वहाँ पर इसको अच्छे से देख सकते हैं कि इस पद्धति के अंतर्गत जो है कौन से प्राधिकार दिए जाते हैं। ये प्राधिकार भी हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ARME जो स्केल 1 है ये झांसी मंडल में कहाँ पर है। तो ये ध्यान रखना, ये वीरांगना लक्ष्मीबाई जो वहाँ पर है झांसी में, और एक है आपका बांदा।
तो यहाँ पर जो है वो झांसी में स्केल 1 की ARME है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों। अब यहाँ पर देखिए, जब भी हम NCR की बात करते हैं, ठीक है, NCR की, तो NCR में ध्यान रखना, अगर हम इलाहाबाद डिवीज़न की बात करें तो ये इलाहाबाद हो गया, है ना, या आपका कानपुर हो गया, कानपुर हो गया, और आपका ये एक आता है आपका टुंडला, क्या आता है, टुंडला। तो यहाँ पर 3 ये चीज़ें आपको इलाहाबाद में ध्यान रखनी है। बाकी झांसी डिवीज़न में मैंने बता ही दिया है, ये 2 हैं। और अगर आपसे आगरा डिवीज़न की बात पूछा जाएगा, आगरा डिवीज़न में तो सिर्फ जो आगरा कैंट है, आगरा कैंट, तो यहाँ पर जो है वो ARME स्केल 1 यहाँ पर स्थित है। इसी प्रकार से अगर मैं NR की बात करूँ, किसकी, NR की, तो NR में आपको ये ध्यान रखना है, एक तो आपका है कहाँ पर, रोजा में, और एक आपका कहाँ पर है, लखनऊ में। तो लखनऊ डिवीज़न में है और मुरादाबाद डिवीज़न में रोजा में है। इसी प्रकार जो है अगर मैं ECR की बात करूँ, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, तो यहाँ पर एक तो आपका आ जाएगा चौपान, क्या आ जाएगा, चौपान, और एक आपका आ जाएगा बरवादी, और तीसरा आपका आता है गया, और चौथा आपका आता है यहाँ पर मुगल सराय, क्या आता है, मुगल सराय। तो ये यहाँ पर 4 आपको ECR में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं WCR की बात करता हूँ, तो WCR में एक तो आपका गंगापुर सिटी है, कहाँ पर है, गंगापुर सिटी। दूसरा यहाँ पर आपका आता है बीना जंक्शन, है ना, जो कि भोपाल डिवीज़न में पड़ता है, और एक आपका आ जाता है भोपाल, क्या आ जाता है, भोपाल, और दूसरा न्यू कटनी जो जंक्शन है, न्यू कटनी जो जंक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो 5 हैं ये WCR में हैं। तो ARME जो स्केल 1 है झांसी मंडल में कहाँ पर है, BGLJ और बांदा, यहाँ पर 2 जगह ये स्केल है। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल 1 इसको बोलते हैं, ARME की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है 9th क्वेश्चन की, जो सतर्कता आदेश होता है उसका रिकॉर्ड स्टेशन पर कितने महीनों तक रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था वहाँ पर जब हम अथॉरिटी पढ़ रहे थे, तो अथॉरिटी वाला वो जो अगर चैप्टर है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वहाँ जाकर ये जरूर पढ़ लें, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिटेल से इस चीज़ को बताया है। और रिकॉर्ड में ये ध्यान रखना। बाकी अगर प्रति की मैं बात करता हूँ तो प्रति मैंने वहाँ पर जो है वो 3 बताई थी, लेकिन एक जो है वो ALP को भी दी जाती है। जनरली हम जो है उस चीज़ को भरते नहीं, लेकिन फिर भी इसमें 4 प्रति आपको ध्यान रखना है ना। लोको पायलट हो गया, ALP हो गया, और आपका ट्रेन मैनेजर हो गया। बाकी एक प्रति जो है वो स्टेशन मास्टर के पास रिकॉर्ड में यहाँ पर रहती है। हमने ये बताया था कि ये जो क्वेश्चन ऑर्डर होते हैं ये किस लिए जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको एक तो यहाँ पर जो हमेशा पूछा जाता है अस्थायी टेम्पररी जो गति प्रतिबंध होता है ना, गति प्रतिबंध, अगर हमें इसकी जानकारी के लिए लगाना हो तो क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाना चाहिए। दूसरा मैंने बताया था इसको भौगोलिक क्रम में जो है वो बनाया जाता है, तो जियोग्राफिकल आपको याद रखना है, जियोग्राफिकल ऑर्डर में इसको जो है वो बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो स्टेशन के इसमें जो नाम लिखे जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि पूरे शब्दों में इसमें लिखे जाते हैं, किसमें, पूरे शब्दों में इसको लिखा जाता है, कोड में इसको नहीं लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो जैसे आपको हरिद्वार लिखना है तो आपको इस तरीके से जो है हरिद्वार आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ना कि इस प्रकार से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 10वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अधूरी ट्रेन आने पर लोको पायलट जो है वो कौन सी सीटी बजाता है। तो अधूरी ट्रेन अगर आएगी तो इसका मतलब है गाड़ी जो है वो 2 भागों में बंट गई है। तो जब भी गाड़ी 2 भागों में बंटेगी तो इसको बोलते हैं ट्रेन पार्टिंग। क्या बोलते हैं, ट्रेन पार्टिंग, ट्रेन पार्टिंग। तो जब भी ट्रेन पार्ट होगी, जब 2 भागों में ये चलते चलते बंटेगी, तो यहाँ पर एक लंबी एक छोटी, एक लंबी एक छोटी, यानी कि अगर ट्रेन पार्ट होगी तो यार इसको कैसे ध्यान रखना है। जब भी ट्रेन पार्ट होगी तो ये देख रहे हैं इस प्रकार से चश्मा बना होता है ना, चश्मा बना होता है। चश्मे की 2 आंखें बनी हुई है, 2 ये एरिया है। तो जब भी ट्रेन पार्ट होगी तो लोको पायलट को जो है वो चश्मे लगाकर, यानी कि बिल्कुल आंखें गाड़ कर रखनी पड़ेगी कि भाई मेरी गाड़ी पार्ट हुई, मुझे किस हिसाब से चलना है, किस हिसाब से मेरी इस चीज़ को बचाना है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए लंबी छोटी अकॉर्डिंग टू यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा यहाँ हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन अगर एक आपका आता है ट्रेन डिवाइडिंग, क्या बोलते हैं, ट्रेन डिवाइडिंग। तो ट्रेन डिवाइडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो कोई गाड़ी का इंजन है वो किसी गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में अगर खींचने में असमर्थ है, उसको आगे नहीं खींच पा रहा है, उसके कारण जो है उस गाड़ी को अगर 2 पार्ट में बांटना है, उसको बोलते हैं ट्रेन डिवाइडिंग। और जब इसको ट्रेन डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर लोको पायलट के द्वारा ट्रेन यानी कि गार्ड को यहाँ पर सीटी कोड दिया जाएगा, 4 छोटी छोटी सीटियाँ यहाँ पर बजाई जाएगी। इसका मतलब है गार्ड सतर्क हो जाएगा कि भाई हमें जो है वो गाड़ी वो काटनी पड़ेगी, हमारा जो इंजन है वो आगे इस चीज़ को नहीं ले जाने में समर्थ है।
तो अगर ऐसी पोजीशन बनती है उसको बोलते हैं ट्रेन डिवाइडिंग। और हमने यहाँ पर जब अथॉरिटी पढ़ाई तो हमने बताया था कि ट्रेन मैनेजर के द्वारा जब ऐसी कंडीशन आती है तो ट्रेन मैनेजर के द्वारा लोको पायलट को T609 जारी की जाती है। क्लियर। बाकी क्या कंडीशन रहती है वो मैंने वहाँ पर डिटेल से थोड़ा सा बताया था। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको क्या रखना ध्यान रखना है, एक आपसे हमेशा ये पूछा जाता है छोटी छोटी जो लंबी है ये ACP अगर होती है तो उस दौरान जो है ये सीटी यहाँ पर बजाई जाती है। क्लियर। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर एक जो है ये 3 लंबी कह रहा है, 3 लंबी का मतलब है 1, 2 और 3, ये अगर आती है तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है जो फॉलिंग मार्क होता है ये साफ नहीं है, ये साफ नहीं है ना। तो लोको पायलट यहाँ पर बताता है कि आगे से जो फॉलिंग मार्क वो साफ नहीं है, तो यहाँ पर 3 लंबी लंबी ये सीटी बजाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। ठीक है। दूसरी चीज़ 3 छोटी की जब भी बात आती है 1, 2 और 3, ये जो 3 छोटियाँ हैं जब ये बजाई जाएगी तो गाड़ी नियंत्रण में नहीं है, गाड़ी नियंत्रण में नहीं है, ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है, गाड़ी नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब अगर गाड़ी नियंत्रण में नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंजन के जो ब्रेक हैं वो फेल हो गए हैं, इंजन के ब्रेक जो है वो फेल हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है ये 3 छोटी छोटी सीटियाँ जो है बजाई जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है 11वां क्वेश्चन कि जो कोचिंग गाड़ी होती है इसके क्रमांक में अगर प्रथम अंक 0 है तो किस गाड़ी को प्रदर्शित करता है। इसको मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो है मैंने बताया था कि अगर पहले 2 0 हैं तो इसका मतलब वो पार्टी की ट्रेन है। क्या है? पार्टी की ट्रेन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पहली 0 है दूसरी 2 है तो यहाँ पर मैंने बताया था यहाँ पर स्पेशल गाड़ी हो जाएगी या वो हॉलीडे की कोई ट्रेन चलाई जा रही होगी। ठीक है, जो कि सुपरफास्ट गाड़ियाँ रहती हैं। तो अगर स्पेशल गाड़ी या कोई हॉलीडे ट्रेन चला जाती है तो आपको पता है वो 0 से शुरू होता है। दूसरा मैंने बताया था कि भाई 1 के बाद यदि 2 आता है या 2 आता है तो ये गाड़ी कैसी होती है, ये होती है सुपरफास्ट गाड़ी, है ना। और अगर मेल एक्सप्रेस की बात करें तो 1 के बाद अगर 2 के अलावा कुछ भी आ जाए, जैसे 5 आ जाए, तो यहाँ पर मैंने बताया था ये मेल एक्सप्रेस गाड़ी होती है। लेकिन अगर मैं पैसेंजर की बात करूं तो पहला अंक 5 होता है, ये दर्शाता है किसको? पैसेंजर को। और अगर 6 की मैं बात करता हूं, अगर कोई अंक 6 से शुरू होता है किसी गाड़ी का तो वो होती है मीमो, और अगर 7 होता है तो वो होती है डीमो। अगर आपसे मैं पूछूं तो कमेंट्स में मुझे बताओ कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये दोनों फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है, तो मीमो और डेमो की फुल फॉर्म मुझे कमेंट्स में जरा फटाफट छाप दीजिए। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, प्रथम अंक अगर 0 है तो किस गाड़ी को प्रदर्शित करता है। तो आप यहाँ देखिए प्रथम अंक 0 है तो पार्टी ट्रेन या स्पेशल हॉलीडे ट्रेन। तो यहाँ देखिए पहला कह रहा है स्पेशल हॉलीडे ट्रेन, कहाँ पर हमें कोई दिखाई दे रही है? नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कोचिंग गाड़ी का क्रमांक में प्रथम 2 अंक अगर 0 है तो प्रथम 2 अंक हमने यहाँ पर बता दिया क्या है? पार्टी की ट्रेन है। तो पार्टी की ट्रेन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर सुविधा ट्रेन हो गया, पूजा स्पेशल, अमृत भारत नहीं। इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगला हमारे पास आता है 13वां क्वेश्चन कि सामान्यतः जो कॉलिंग ऑन सिग्नल होता है वो किस रोग सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोग सिग्नल के नीचे लगाया जाता है। तो आपको ये पता है जो कॉलिंग ऑन सिग्नल है वो लास्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जाता है, बाकी किसी भी सिग्नल के रोग नीचे लगाया जाता है। तो लास्ट स्टॉप सिग्नल यानी कि अंतिम रोग सिग्नल है ना, यहाँ पर एडवांस भी हम इस चीज़ को कह सकते हैं, कहीं पर ये कभी कभार एडवांस दे देता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जब कॉलिंग ऑन की बात आई गई है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं बता ही देता हूँ। कॉलिंग ऑन सिग्नल आप सभी लोगों को जनरली पता है कि जो कॉलिंग ऑन सिग्नल होता है इसकी जो पहचान होती है, पहचान आपको पता है कि सफ़ेद एक गोल प्लेट होती है, उस पर जो है वो काले अक्षर से वो सी लिखा होता है ना, ये पहचान होती है इसकी। ये मार्कर जो है इसमें पहचान के लिए लिखा होता है। ठीक है। अब अगर मैं संकेत की बात करता हूँ, संकेत, तो संकेत आप सभी लोगों को पता है कि अगर ये ऑन रहता है तो ये नो लाइट रहता है, और अगर ये ऑफ रहता है तो एक जो है वो छोटी पीली बत्ती दिखाता है, छोटी पीली बत्ती दिखाता है ना, येलो मिनिएचर लाइट दिखाता है यहाँ पर। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसको ऑफ कब किया जाता है, तो इसको ऑफ तब किया जाएगा जब जो गाड़ी है वो कॉलिंग ऑन के जड़ में आकर खड़ी हो जाए। ठीक है। तो जब वो सिग्नल के नीचे जड़ में आकर जो है वो खड़ी हो जाए, ठीक है, आकर जो खड़ी हो जाए तभी इसको ऑफ किया जाएगा। बाकी आपको पता ही है कि इसका यूज कब कब किया जाता है, कि मान के चलो गाड़ी को जो है अवरुद्ध लाइन पर लेना है ना, गाड़ी को जो है वो अवरुद्ध लाइन पर अगर लेना है तो हम इसका यूज करते हैं। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जब भी गाड़ी को अवरुद्ध लाइन पर लेना होता है तो कॉलिंग ऑन के दौरान यहाँ पर T509, कौन सा? T509 यहाँ पर जारी किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई।
नेक्स्ट हमारे पास आता है 14वां क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सवारी गाड़ी में ब्रेक वाहन के पीछे अधिकतम जो है वो कितने वाहन लगाए जा सकते हैं। तो हमने जब ये चीज़ें यहाँ पर पढ़ी है तो थोड़ा सा ये मार्शलिंग का जो चैप्टर है वहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको इसके माध्यम से समझते हैं। अगर मैं पैसेंजर की बात करता हूँ, अगर कोई पैसेंजर ट्रेन है और उसके पीछे कोई ब्रेक वाहन लगा है, तो ब्रेक वाहन के पीछे आपको ये ध्यान रखना है एक और एक कितने, दो, ये दो जो यहाँ पर वाहन अधिकतम लगाए जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं गुड्स ट्रेन की बात करता हूँ, ये कोई गुड्स ट्रेन है, उसके पीछे कोई ब्रेक वाहन है, तो अगर उसके पीछे भी अधिकतम जो वाहन है वो कितने लगाए जा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितने, दो। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं मेल एक्सप्रेस कोई गाड़ी है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ, तो उसके पीछे आपको पता है SLR लगा होगा। SLR के पीछे आप एक ऑफिसर जो इंस्पेक्शन कोई कोच है, ऑफिसर का एक इंस्पेक्शन कोई कोच है, वो आप लगा सकते हैं, और उसके पीछे जो है वो आप 2 कोच और लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। इस प्रकार से इसमें मार्शलिंग की जाती है। ठीक है, तो 1-2 यहाँ पर ध्यान रखना है, अधिकतम वाहन। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि गाड़ी में जो ब्रेक पाइप है उसका रंग जो है वो क्या होता है। आप सभी लोगों को पता है कि जो एग्ज़ाम का जो थोड़ा सा यहाँ पर लेवल है वो इतना हाई नहीं रहता है, तो आप लोगों को ये जनरली पता होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ब्रेक पाइप की, एक आता है आपका ब्रेक पाइप और एक आपका आता है फीड पाइप, है ना। यही 2 पाइप होते हैं और हमेशा ये पूछे जाते हैं। तो ब्रेक पाइप जो है होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, और ये जो होता है आपका फीड पाइप कैसा होता है, वाइट। इसका रंग वाइट होता है। बाकी आपको यहाँ से प्रेशर पूछा जाता है हमेशा। क्या पूछा जाता है? प्रेशर। प्रेशर कैसे, जैसे मैं बात करता हूँ इंजन की, तो इंजन में और ब्रेकमान में, है ना, ब्रेकमान में, तो ये आपको ध्यान रखना है। चाहे वो मालगाड़ी पूछे चाहे वो ब्रेकमान पूछे, है ना, तो दोनों चीज़ें ये ध्यान रखना है आपको। तो जैसे मैं बात करता हूँ इंजन में, तो इंजन में आपको पता है कि ब्रेक पाइप में जो है वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पर प्रेशर रहना चाहिए, और फीड पाइप में 6 kg का यहाँ पर जो है वो प्रेशर रहता है। और इसी प्रकार से अगर मैं ब्रेकमान की बात करता हूँ, तो ब्रेकमान में ये 4.8 होना चाहिए, यहाँ पर 5.8 होना चाहिए। तो ये भी साथ ही साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है कि ब्लॉक लाइन पर या अवरुद्ध लाइन पर अगर आप गाड़ी लेते हो तो कौन सा अधिकार दिया जाएगा। तो अभी मैंने बताए थे यहाँ पर T509। देखिए वही चीज़ है कि जब हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे इस पेपर के माध्यम से, तो आपके यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट या फंसने वाले हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ये वीडियो हो सकता है वो लंबा हो जाए, तो मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, लास्ट तक आपको जरूर देखना है कि यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें जो है कवर करने वाले हैं। T509 मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर बिना सिग्नल वाली अगर लाइन से अगर आपको गाड़ी चलाना है, अगर आपको चलाना है, मैंने बताया था वहाँ पर अथॉरिटी में 9 तो 11 का मतलब आपको भागना मतलब चलाना है। ठीक है, 509 में अवरुद्ध लाइन हो गया। 512 मैंने बताया था यहाँ पर कॉमन स्टार्टर की बात आती है ना, कॉमन स्टार्टर। अगर कॉमन स्टार्टर से आपको गाड़ी चलाना है तो कौन सी अथॉरिटी दी जाएगी? T512। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ T510 जो है वो अभी मैंने बताई थी, ये किस लिए जारी की जाती है, कमेंट्स में जरूर फटाफट यहाँ पर छापो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो अर्जित अवकाश होता है EL होता है, अर्न जो लीव होते हैं, हम इसको LAP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LAP। और अधिकतम कितने दिनों तक इसका संचय किया जाता है। तो आपको पता है कि अधिकतम जो है वो आप 300 छुट्टी जो है वो LAP जमा कर सकते हैं, और 1 टाइम जो है आप LAP है वो कितनी ले सकते हैं? 180 दिन आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो LAP होती है ये आपको पता है कि आपको 1 साल में ये 2 किस्तों में मिलती है, 15-15, है ना। 1 जनवरी और 1 जुलाई को ये 15-15 छुट्टी आपको मिलती है। तो 1 वर्ष में टोटल आपको कितनी मिलती है? ये 30 छुट्टी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हमारे पास 18वां क्वेश्चन। ये कह रहा है अर्ध वेतन जो अवकाश होता है, जिसको हम हाफ LHAP भी बोलते हैं ना, सॉरी ये LHAP भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? LHAP। किस दर से अर्जित होता है? तो यहाँ पर ये देखिए, इसका अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? C ऑप्शन, यानी कि 20। तो आपको पता है जब हम LHAP पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने बताया था ये 1 साल में कितनी मिलती है? 20 मिलती है, और ये 10-10 के हिसाब से 2 किस्तों में यहाँ पर मिलती है। और जब भी आपको यहाँ पर मैंने बताया था, जब भी आपको कम्यूटेड, कौन सी छुट्टी? कम्यूटेड लीव लेनी होती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो LHAP आपके खाते में होनी चाहिए। यानी कि कम्यूटेड लीव जो है किसके बदले ली जाती है? तो LHAP के बदले ली जाती है। ये भी चीज़ें पूछी जाती है। तो अगर आपके खाते में अगर LHAP अगर बची है तो आप यहाँ पर कम्यूटेड लीव ले सकते हैं। और मैक्सिमम ये भी मैंने बताया था कि अगर 1 टाइम की बात आएगी तो ये भी 180 दिन 1 टाइम। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या आता है 20 यानी कि 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि HPL को पूर्ण वेतन में अवकाश में किन परिस्थितियों में परिवर्तित किया जाता है। तो HPL अभी क्या मैंने बताया, हाफ पे जो लीव है LHAP जो हम जनरली पढ़ते हैं, तो ये जो अगर आपको यहाँ से पूर्ण वेतन चाहिए तो आपको किन परिस्थितियों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो मैंने बताया, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये मेडिकल अगर आप सर्टिफिकेट लगाते हैं
केवल मेडिकल यहाँ पर सर्टिफिकेट के आधार पर। अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते हैं, अगर आप है ना सीख लेते हैं, तो उसी के आधार पर जो है यहाँ पर आपको पूरा वेतन इस पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 20, पीटीओ का पूरा नाम क्या है? तो फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है। प्रिविलेज टिकट ऑर्डर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कमेंट्स में मैं थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहूँगा, एक तो आता है वीजी, वीजी को क्या बोलते हैं, और एक आपका आता है बीपीसी, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, एक आपका आता है टीवीयू, ट्रेन व्हीकल यूनिट इसको बोलते हैं, और सीबीसी, सेंटर बफर कपलर इसको बोलते हैं, और एक आता है एलएचबी। ठीक है, तो जैसे ब्रेक पावर सर्टिफिकेट हम बोलते हैं इसको ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर क्या आता है टीवीयू, तो इसको बोलते हैं ट्रेन व्हीकल यूनिट, ट्रेन व्हीकल यूनिट इसको बोलते हैं। सीबीसी को क्या बोलते हैं? सेंटर बफर कपलर इसको बोलते हैं, सेंटर बफर कपलर इसको बोलते हैं। और एलएचपी का मतलब होता है, एलएचपी का सॉरी लिंक हाफमैन बुश इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंक हाफमैन बुश। व्हीकल गाइडेंस का मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। दूसरा हमारे पास आता है 29 का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जो कम्प्लीमेंट्री जो पास है वो किसे दिया जाता है? कम्प्लीमेंट्री पास को जो है वो मानार्थ पास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानार्थ पास। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम पास पीटीओ वाला जब हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो मानार्थ पास होता है वो मैक्सिमम जो है वो 2 सदस्यों को दिया जाता है। कितने? 2 सदस्यों को दिया जाता है। और ये जो मानार्थ पास है ये किसके लिए जारी किया जाता है? तो जो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए ये जारी किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि किसको कितना कितना मिलता है। अगर ग्रुप बी का कोई कर्मचारी है या ग्रुप ए का कोई कर्मचारी है, तो उसको यहाँ पर अगर उसने 20 साल की सेवा पूरी कर ली है, तो यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ 20 साल हो गया आपका, 20 से अगर 25 साल तक उसने सेवा पूरी कर ली है, तो इसको यहाँ पर 2 सेट मिलेंगे पर साल के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर उसने 25 साल से अधिक की सेवा यहाँ पर कर ली है, तो उसको यहाँ पर जो है वो 3 सेट मिलेंगे पर ईयर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हमने वहाँ पर बताया था कि जो ग्रुप सी और डी के जो कर्मचारी है, उन्होंने अगर 20 साल तक की है या 20 से 25 साल तक की अगर सेवा की है, तो यहाँ पर उसको 1 सेट मिलता है। लेकिन अगर उसने 25 साल से अधिक तक की सेवा पूरी कर ली है, तो उसको यहाँ पर 2 सेट मिलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये देखो, मैंने ये बताया जो मानार्थ पास होता है ना, मानार्थ पास ये कब मिलते हैं? अगर आप 20 वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हैं, तो 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ही ये मानार्थ पास दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 22 नंबर का। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सुविधा पास होता है ना, जो प्रिविलेज पास होते हैं, वो फैमिली में इसमें कौन शामिल होता है? तो आपको पता ही है, इसमें पत्नी शामिल होगी, पत्नी होगी, पति होगा या पत्नी होगी, या उनके बच्चे होंगे, यही इसमें शामिल होंगे। और सुविधा पास में मैंने बताया था कि इसमें जो है वो मैक्सिमम कितने सदस्य जो आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम इसमें 5 सदस्यों को ये सुविधा पास मिल सकता है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ यह ध्यान रखना है कि भाई या वो जो कर्मचारी है उसको मिलेगा, कर्मचारी के जो परिवार के जो आश्रित सदस्य हैं उनको ये मिलेगा, है ना। तो आश्रित जो सदस्य हैं उनको ये मिलेगा, तो ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है 23 क्या कह रहा है कि जो पास का मिस यूज पर क्या कार्रवाई होती है? तो जब भी पास का मिस यूज होगा तो आपको पता ही है, आपको वार्निंग दी जाएगी नहीं, आपको कोई दंड दिया जाएगा नहीं, आपके जो है विरुद्ध जो है यहाँ पर अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है, डिसिप्लिनरी जो एक्शन है वो लिया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा 23 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 24 क्या कह रहा है कि पास जारी करने का जो अधिकृत जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? ये तो आप सभी लोगों को पता है कि भाई ये जो है वो पर्सनल जो डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा इसको है ना जारी करता है, वही इसके लिए प्राधिकृत होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 25, पास अगर खो जाता है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, क्या आप उसको इग्नोर करोगे? नहीं करोगे इग्नोर। क्या आप उसको दोबारा उपयोग करोगे खो जाने पर? नहीं। बेचोगे? नहीं। तुरंत यहाँ पर सूचना देनी पड़ेगी, रिपोर्ट आपको इमीडिएटली यहाँ पर देनी पड़ेगी कि भाई मेरा पास खो गया है। क्लियर। अगला हमारे पास 26 आता है कि जो असाधारण जो अवकाश है वो कब दिया जाता है? EOL, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लीव होता है ये क्या इसको बोलते हैं EOL। और इसको कब दिया जाता है? तो पहले तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो EOL होता है कि यदि आपको कोई लंबी बीमारी है, कैंसर है, लेप्रोसी है ना, कुष्ठ रोग है जिसको हम बोलते हैं, या अन्य कोई बीमारी है, कोई अगर आपको लंबी बीमारी है तब ये दिया जाता है। नहीं तो अगर आपको हायर स्टडीज़ के लिए, अगर पढ़ाई के लिए चाहिए तो भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इस दौरान जो है इसमें कोई भी सैलरी नहीं मिलती है ना, और आप इसको जो है वो मैक्सिमम जो है वो 5 साल के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है
कि अगर आप 3 मंथ के लिए लेते हो ईयूएल तो आपको यहाँ पर विदाउट जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर 3 महीने तक ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 महीने के लिए लोगे तो यहाँ पर आपको विद मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं 18 महीने की बात करूँ यहाँ पर, तो 18 महीने के लिए अगर आपको कोई कैंसर है ना, या कोई आपको टीबी है ना, टीबी है, कोई लेप्रोसी है, इस प्रकार का अगर आपको इलाज चाहिए तो आप 18 महीने तक ले सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर मैं 24 महीने की बात करूं तो 24 महीने आप तब ले सकते हैं जब आप हायर स्टडीज़ के लिए कहीं बाहर आप पढ़ाई के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। तो ये भी साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 20 नंबर का 7। जो समय यानी कि संचालन जो समय सारणी होती है वो किन अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी की जाती है। तो ध्यान रखना, जब भी WTT की बात आती है तो वहाँ पर एक तो आपका PCM होता है और एक आपका CPTM, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या है कि इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं चीफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग मैनेजर। पी से क्या हो जाएगा, प्लानिंग मैनेजर। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। और CFTM की फुल फॉर्म क्या होती है, चीफ, इसको बोलते हैं फ्रेट, चीफ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर, क्या बोलते हैं इसको, मैनेजर। CPTM की क्या होती है, चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर होता है। PCSO इसकी फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होता है। इसका क्या होता है, सेफ्टी ऑफिसर। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये तो आपका WTT हो गया कि WTT में किसके हस्ताक्षर होते हैं, PCOM और CPTM के होते हैं, ठीक। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि जो SWR है, SWR में किस किस के हस्ताक्षर होते हैं, तो एक तो आपका होता है सीनियर DOM और दूसरा आपका होता है सीनियर DST। क्या होता है, सीनियर DST। इसी प्रकार से आपका GWR होता है ना। जैसे इस प्रकार इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें एक तो आपका हो जाएगा सीनियर DOM और एक आपका हो जाएगा सीनियर DEN। तो जो SWR होता है स्टेशन वर्किंग रूल, उस पर आपका सीनियर DOM और सीनियर DST के हस्ताक्षर होते हैं। और जो ये गेट वर्किंग रूल होता है GWR, इसमें सीनियर DOM और सीनियर DN के हस्ताक्षर होते हैं। तो साथ ही साथ आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 28 नंबर का क्वेश्चन। COA का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर देखिए कोचिंग ऑपरेशन एप्लीकेशन कॉलिंग ऑन अथॉरिटी, नहीं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, D। क्योंकि COA की यहाँ पर जो फुल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन इसको बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। इसी प्रकार से जैसे आपसे मैं अगर पूछूं कि जो TRD होता है, TRD की फुल फॉर्म अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या होता है, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, है ना, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैं आपसे SLR की फुल फॉर्म पूछूं तो इसको बोलते हैं सेकंड क्लास, क्या बोलते हैं इसको, सेकंड क्लास लगेज विद ब्रेक, क्या बोलते हैं इसको, लगेज विद ब्रेक। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, SLR की फुल फॉर्म। और कंट्रोल में यहाँ पर कमेंट्स में मुझे बताना UFSBI, इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 29 कह रहा है कि समतल ट्रैक पर सावधानी जो संकेत होता है और गति जो संकेतक होता है उसके बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है। जैसे एक आपका हो गया कॉशन इंडिकेटर और एक आपका हो गया स्पीड इंडिकेटर। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, मान के चलो ये कार्यस्थल है, यहाँ से 30 मीटर दूरी पहले जो है वो स्पीड इंडिकेटर लगाया जाता है। स्पीड इंडिकेटर लगाया जाता है कितना, 30 मीटर पहले। और इस कार्य स्थल से जो है वो यहाँ पर एक बोर्ड लगाया जाता है कॉशन इंडिकेटर। क्या लगाया जाता है, कॉशन इंडिकेटर। तो ये जो कॉशन इंडिकेटर होता है ये इस कार्य स्थल से ब्रॉड गेज में तो आपको यहाँ पर 1200 मीटर देखने को मिलेगा और मीटर गेज में ये 800 मीटर यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखिए, ये पूछ रहा है समतल ट्रैक पर। तो जब समतल ट्रैक की बात आएगी तो वैसे तो देखिए ब्रॉड गेज में 1200 मीटर होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ से, कार्यस्थल से। ये पूछ रहा है स्पीड और कॉशन ऑर्डर के बीच। तो अगर मैं 1200 में से अगर ये 30 घटा दूँ तो 1170 मेरा यहाँ पर बचना चाहिए। अब ब्रॉड गेज के हिसाब से तो ये होना चाहिए। और अगर मैं मीटर गेज देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये पूरा ये 800 है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये 30 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 770 मीटर। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मीटर गेज के हिसाब से 770 होगा। लेकिन ऑप्शन देखिए, इसने जो है वो 770 मीटर यहाँ पर राइट आंसर माना है, क्लियर। लेकिन अगर मैं ब्रॉड गेज के हिसाब से देखूं तो ये 1170 यहाँ पर होना चाहिए मेरे हिसाब से। कमेंट्स में मुझे बताना कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से,
ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने बता ही दी है। अब इन्होंने किस हिसाब से इस चीज़ को माना है बता ही दिया है मैंने यहाँ पर कि ये समतल ट्रैक पर पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना होने पर जो ART या ARME होता है इसको कौन आदेशित करता है। क्लियर। तो यहाँ पर जब भी हम इसकी आदेशित की बात करते हैं तो आदेशित देखो यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए, DRM। अब यहाँ देखिए इसने जो है वो ऑप्शन माना है डी, और बुक में जो है जब मैं यहाँ पर देख रहा था तो यहाँ पर जो आदेशित करता है वो कौन करता है, DRM करते हैं। तो इस चीज़ को भी आप चेक कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 31 में कह रहा है कि झांसी मंडल में जो स्प्रिंग पॉइंट है वो कहाँ पर लगे हैं। तो 31 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 32 क्वेश्चन। 32 ये कहता है कि यदि कोई जो सिग्नल है अपनी न्यूनतम दृश्य दूरी से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है तो कौन सा सिग्नल जो है वो लगाया जाता है। तो जब मैं यहाँ पर सहायक सिग्नल जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि मान के चलो यहाँ पर कोई एक मुख्य सिग्नल लगा है, अगर ये निश्चित दूरी पहले से नहीं दिखाई देता किसी कर्व के कारण तो उससे पहले यहाँ पर एक सिग्नल लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रिपीटिंग सिग्नल। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग सिग्नल। तो ये जो रिपीटिंग सिग्नल होता है ये अगर ये वाला जो मुख्य जो सिग्नल है अगर वो न्यूनतम दृष्टि से स्पष्ट नहीं दिखा देता तो उससे पहले एक इसके सहायक के रूप में लगाया जाता है रिपीटिंग सिग्नल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिपीटिंग सिग्नल, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभार आपसे ये पूछा जाता है कि ये संकेत कौन कौन से देता है, तो ये 2 संकेत देता है, एक तो येलो देता है और एक ग्रीन देता है। तो अगर ये येलो देगा तो ये वाला जो सिग्नल है ये रेड सिग्नल दिखाएगा उस समय। अगर ये ग्रीन दिखा रहा है तो इसका मतलब आगे का जो सिग्नल है वो भी कैसा मिलने वाला है, ग्रीन मिलने वाला है। तो ड्राइवर समझ जाता है कि अगर ये येलो है तो आगे का सिग्नल हमें रेड मिलेगा, अगर ये ग्रीन सिग्नल मिल रहा है तो आगे का सिग्नल भी हमें ग्रीन मिलेगा। तो उसी स्पीड से वो आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 33 का क्या कहता है कि अगर पॉइंट ख़राब हो जाता है तो क्या सिग्नल को कैसा माना जाएगा। तो मैंने बताया था कि अगर पॉइंट ख़राब हो जाता है तो सिग्नल को यहाँ पर ख़राब माना जाएगा, डिफेक्टिव यहाँ पर माना जाएगा। और जब भी मैंने पॉइंट की बात की तो यहाँ पर मैंने बताया था एक होता है ख़राब और एक होता है क्षतिग्रस्त। क्या होता है, क्षतिग्रस्त कांटा। ठीक है, तो डिफेक्टिव और डैमेज हम जिसको बोलते हैं डिफेक्टिव और डैमेज। तो अगर ख़राब कांटा है तो उस पर गाड़ी की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से रहेगी, और अगर क्षतिग्रस्त कांटा है तो वहाँ पर गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड रहेगी वो कितनी, 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है 34 क्वेश्चन। 34 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डबल लाइन पर संचार व्यवस्था अगर फेल हो जाती है तब दूसरी जो ट्रेन है वो कितने मिनट के अंतराल पर यहाँ पर चलाई जाएगी। तो ये इसका सीधा सीधा आंसर है 30 मिनट, यानी कि जब डबल लाइन पर TFC हो जाती है, टोटल फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, तो दूसरी जो ट्रेन है वो कितने अंतराल पर चलाई जाएगी, 30 मिनट के अंतराल पर यहाँ पर चलाई जाएगी। और मैंने आपको बता ही दिया था जब मैं अथॉरिटी पढ़ा रहा था तो वहाँ पर डबल लाइन में अगर TFC हो जाएगी, क्या हो जाएगी, TFC टोटल फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है तो उस दौरान जो है वो TC 602 अथॉरिटी जारी की जाती है। और इस दौरान जो है वो मैक्सिमम जो स्पीड आपकी रहती है, मैक्सिमम जो स्पीड रहती है गाड़ी की वो 25 और 10 मैंने बताई थी, यानी कि दिन में 25 के हिसाब से और रात में ये 10 के हिसाब से यहाँ पर चलेगी। और गाड़ी जो है वो 30 मिनट के अंतराल पर यहाँ पर चलती है। तो ये आपको अथॉरिटी यहाँ पर ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ते हैं 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉइंट अगर लूप लाइन के लिए सेट होता है तो उस दौरान जो पॉइंट इंडिकेटर होता है वो रात्रि में कौन सी रोशनी दिखाता है। तो जब हम पॉइंट्स इंडिकेटर पढ़ रहे थे, पॉइंट इंडिकेटर, तो मैंने बताया था कि भाई ये 2 संकेत देता है। भाई एक तो आपका पॉइंट जो है वो मेन लाइन के लिए सेट है, पॉइंट जो होता है वो मेन लाइन के लिए सेट है, या जो पॉइंट है वो लूप लाइन के लिए सेट है। तो अगर मेन लाइन के लिए सेट है तो ये वाइट रंग दिखाएगा, यानी कि वाइट दिन में सफ़ेद डिस्क दिखाएगा और रात में सफ़ेद बत्ती। और लूप लाइन के लिए सेट है तो कैसी, ग्रीन बत्ती यहाँ पर दिखाता है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंट इंडिकेटर होता है ये पॉइंट यानी कि कांटों के बारे में जानकारी देता है। और याद रखना कैसे है, तो मैंने बताया था कि PWG ऐसे आपको याद रखना है। तो जैसे PWI एक अधिकारी होते हैं, PWI साहब, उसी प्रकार से यहाँ पर आई की जगह आपको क्या लगा देना है, जी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो पॉइंट इंडिकेटर होता है वो मेन लाइन के लिए सेट है तो वाइट, और ग्रीन लाइन यानी कि लूप लाइन के लिए सेट है तो ग्रीन यहाँ पर संकेत दिखाता है। तो अगर रात्रि की बात कर रहा है पॉइंट इंडिकेटर और लूप लाइन के लिए कह रहा है तो लूप लाइन में हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ग्रीन दिखाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा C ऑप्शन हो जाएगा।
36 क्या कहता है कि जो FSD है इसका फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो फायर सेफ्टी डिवाइस, फायर सर्विस डिपार्टमेंट, फायर सेफ डिवाइस, फेल सेफ डिवाइस, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो FSD होता है इसको बोलते हैं फोग सेफ डिवाइस। क्या बोलते हैं, फोग सेफ डिवाइस इसको बोलते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कभी कभार जो है वो ACD पूछ देता है, तो इसको बोलते हैं एंटी कोलिजन डिवाइस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी कोलिजन डिवाइस। ठीक है। और इसी प्रकार से एक SPAD ये भी आपसे कभी कभार जो है पूछा जाता है, तो इसको बोलते हैं सिग्नल पास्ड एट डेंजर। क्या बोलते हैं, सिग्नल पास्ड एट डेंजर। क्या बोलते हैं इसको, सिग्नल पास्ड एट डेंजर। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है दोनों फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 37 क्या कह रहा है कि जो ट्रेन होती है अगर इसको 2 भाग हो जाते हैं तो ब्लॉक उपकरण पर कौन सा बेल कोड दिया जाता है। तो भाई आपको पता ही है कि यहाँ पर बात कर रहा है ये ट्रेन पार्टिंग की। तो जब ट्रेन पार्ट हो जाती है तो यहाँ पर ये पूछ रहा है बेल कोड यानी कि घंटी कोड। तो घंटी कोड आपको थोड़ा सा ही ध्यान रखना है कि अगर 6-1 देंगे तो आपको कहेगा यहाँ पर गाड़ी रोको, है ना, गाड़ी रोको और जाँच करो। तो स्टेशन मास्टर यहाँ पर जब 6-1 की घंटी देगा तो गाड़ी रोको और जांच करो, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। ठीक है, जैसे हॉट एक्सल है या कोई इंजन की जो हेडलाइट है वो ख़राब है, तो यहाँ पर इस प्रकार से घंटी कोड दिया जाता है। तो 6 अगर 2 की घंटी कोड दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि जो गाड़ी है वो बिना टेल बोर्ड या टेल लैम्प की जा रही है, बिना टेल बोर्ड या हम कह सकते हैं टेल बोर्ड या टेल लैम्प की यहाँ पर जा रही है ना। इसके बिना अगर गाड़ी पास हो रही है तो 6-2 का यहाँ पर हम बेल कोड या घंटी कोड देंगे। 6-3 का मतलब हो जाता है हमारा ट्रेन पार्टिंग। अब यहाँ पर देखो याद कैसे रखना है, ट्रेन पार्ट हो जाता है तो 2 भागों में बटेगा, है ना। जैसे एक भाग ही होगा, एक भाग होगा भाई, यहाँ पर आधा भाग बटेगा, तो 6 का आधा कितना होता है 3। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है 6-4। तो अगर 6-4 की बात करते हैं तो जैसे अगर मान के चलो कोई गाड़ी जो है वो डबल लाइन में, अगर कोई गाड़ी है वो डबल लाइन में गलत दिशा में भाग जाती है ना, गलत दिशा में भाग जाती है, लुढ़क जाती है, तो गलत दिशा में 6-4 है। और सही दिशा में अगर भाग जाती है तो सही दिशा में अगर भागती है कोई गाड़ी, लुढ़क जाती है, तो यहाँ पर 6-5 की घंटी कोड दिया जाएगा। तो ट्रेन पार्टिंग के मामले में 6-3 आप याद रखना, यानी कि 6-3, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 38 होम सिग्नल को ऑफ करने के लिए स्टार्टर सिग्नल के आगे रखी गई पर्याप्त दूरी को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि जब भी हम होम सिग्नल ऑफ करते हैं तो स्टार्टर से आगे जो दूरी साफ रखी जाती है उसको हम सिग्नल ओवरलैप कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्नल ओवरलैप कहते हैं। ब्लॉक ओवरलैप क्या होता है, लाइन क्लियर देने के लिए जो दूरी साफ रखी जाती है ना, लाइन क्लियर देने के लिए जो दूरी साफ रखी जाती है उसको हम ब्लॉक ओवरलैप बोलते हैं। ये आपको पता है। सिग्नल ओवरलैप आपको पता है 180 और 120 मीटर होता है। दो संकेती में 180 और बहुसंकेती में 120 होता है। और इसी प्रकार से अगर मैं ब्लॉक ओवरलैप की बात करता हूँ तो दो संकेती में 400 और बहुसंकेती में कितना 180 मीटर होता है। और ये जो 400 मीटर होता है ये सी क्लास जो स्टेशन होता है वहाँ पर भी जो ब्लॉक ओवरलैप होता है वो कितना होता है, 400 मीटर ही होता है। दूसरा मैं बात करता हूँ न्यूट्रल सेक्शन। तो जो न्यूट्रल सेक्शन होता है ये आपको पता है, जो OHE जो सेक्शन होते हैं वहाँ पर ये न्यूट्रल सेक्शन होता है। एक स्टेशन सेक्शन है, ये बी क्लास स्टेशन पर पाया जाता है, बी क्लास स्टेशन पर ये स्टेशन सेक्शन पाया जाता है। इसी प्रकार से आपका एक आता है न्यूट्रल जोन। क्या आता है, न्यूट्रल जोन। तो ये ए क्लास के स्टेशन पर पाया जाता है। तो ये सारी बातें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है 39 ब्लॉक नियमों का उल्लंघन किस प्रकार की दुर्घटना है। तो दुर्घटना का जब भी मैंने डिटेल एनालिसिस करवाया है किसी भी पेपर का, वहाँ पर मैं सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, तो वहाँ से यही चीज़ें जो है बार बार जो है घूम के आ रही है। तो ब्लॉक नियमों का उल्लंघन किस प्रकार की दुर्घटना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर सांकेतिक दुर्घटना यानी कि इंडिकेटिव एक्सीडेंट ये माना जाता है। अब इंडिकेटिव एक्सीडेंट में जैसे एक आपकी होती है एफ और एक जी होती है और एक एच होती है, ये आपको तीनों पता होनी चाहिए। तो मान के चलो कोई टली दुर्घटना है, कोई टल गई दुर्घटना है, तो उसको हम बोलते हैं एफ क्लास की दुर्घटना। और जी क्लास की दुर्घटना आपको पता ही है, ये यहाँ पर जी क्लास की दुर्घटना मानी जाती है। कौन सी, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन। और एच में क्या आता है, अगर सिग्नल को आप अगर खतरे में पार करते हो, सिग्नल को अगर आप खतरे
खतरे में अगर पास करते हो तो उसे एच क्लास की दुर्घटना माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 40 नंबर का। जो सी क्लास का जो स्टेशन होता है वहाँ पर ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है? अभी मैंने बताया कितना 400 मीटर होता है सी क्लास स्टेशन पर भी, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और ब्लॉक ओवरलैप की मैं बात करता हूँ, ब्लॉक ओवरलैप की, तो ये तो हो गया आपके सिग्नल ओवरलैप, ये आपको दो हो गए सिग्नल ओवरलैप होते हैं। और ब्लॉक ओवरलैप की जब भी हम बात करते हैं तो ये 400 मीटर और 180 मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 41 क्या कहता है? यदि स्विच खुला है तो ट्रैप इंडिकेटर रात में क्या दिखाएगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये जो ट्रैप इंडिकेटर होता है ये आपको पता है ये एक प्रकार का लंगड़ा कांटा होता है और ये भी पॉइंट की स्थिति बताता है ना। डिरेलिंग स्विच की बात करते हैं हम या ट्रैप स्विच की बात करते हैं तो उसकी यहाँ पर सूचना बताता है। तो यहाँ पर अगर जो है एक सिंगल मुंह का ये कांटा होता है, अगर ये ओपन है और अगर ये सेट है तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ओपन है तो टी यानी कि आर, और अगर सेट है तो ये ग्रीन दिखाएगा। और ट्रिक के माध्यम से TRG मैंने बताया था, क्या बताया था? TRG। अगर ये ओपन है और सेट है तो इस कंडीशन में रेड और ग्रीन दिखाएगा। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है? ये ओपन है, खुला है, तो ओपन के मामले में क्या दिखाएगा? रेड संकेत दिखाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है 42। केवल जो ए गाड़ी पद्धति होती है उसमें प्रस्थान प्राधिकार क्या होता है? पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पर जो प्रस्थान प्राधिकार है वो मेटल टोकन दिया जाता है, यानी कि धातु का बना एक टोकन दिया जाता है। ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, क्लियर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे एक आपका आता है पूर्ण गाड़ी, पूर्ण ब्लॉक पद्धति आती है, पूर्ण ब्लॉक पद्धति। एक आपकी आती है ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति, एक आपकी आती है अनुगामी गाड़ी पद्धति, है ना। और दूसरी आपकी आती है पायलट गार्ड पद्धति, पायलट गार्ड पद्धति। इसके बाद आती है हमारे पास ट्रेन जो स्टॉप होता है ना, ट्रेन स्टॉप व टिकट पद्धति। और लास्ट हमारी पास आती है केवल एक गाड़ी पद्धति। तो यहाँ पर प्रस्थान प्राधिकार के बारे में पूछा गया है तो थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो है अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो और भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ पूर्ण ब्लॉक पद्धति में क्या क्या प्रस्थान प्राधिकार दिए जाते हैं, तो ध्यान रखना टोकन भी दिया जाता है, टैबलेट भी दिया जाता है और PLCT भी दी जाती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो लास्ट स्टॉप सिग्नल है उसका ऑफ होना, यहाँ पर ये सारे के सारे जो है वो पूर्ण ब्लॉक पद्धति में प्रस्थान प्राधिकार दिए जाते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक में ध्यान रखना लास्ट स्टॉप सिग्नल का ऑफ होना एक प्रकार का यहाँ पर प्रस्थान प्राधिकार होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक में लास्ट स्टॉप सिग्नल का प्रस्थान यहाँ पर प्राधिकार। अब केवल एक गाड़ी पद्धति में केवल एक गाड़ी प्रस्थान प्राधिकार होता है, पायलट वाले में पायलट के नाम से होता है, ट्रेन स्टाफ में ट्रेन स्टाफ टिकट प्राधिकार होता है। केवल एक गाड़ी पद्धति में मेटल टोकन होता है, क्या होता है? मेटल टोकन होता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी मैंने ये चीज़ बताई दी है कि ये जो पूर्ण ब्लॉक पद्धति और ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति होती है इसकी जो अनुमति है वो रेलवे बोर्ड देता है, और बाकी ये जो चार जो हैं ये इसकी जो अनुमति है वो PCOM ये यहाँ पर अनुमति देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 43 का क्वेश्चन हमारे पास है RTIS, ये कहाँ लगा होता है? तो RTIS एक प्रकार का यहाँ पर देखिए जो है ये सिस्टम जो है आपका ये लगाया जाता है किसमें? ट्रेन के इंजन में लगाया जाता है। कहाँ पर? ट्रेन के इंजन में। तो ट्रेन के कोच में नहीं लगाया जाता है, कार में नहीं लगाया जाता है, मशीन में नहीं लगाया जाता है, ये लगाया जाता है ट्रेन के इंजन में। कहाँ पर लगाया जाता है? ट्रेन के इंजन यानी कि लोको में। किसमें लगाया जाता है? लोको में। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये जो RTIS होता है इसकी आपको फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है। और फुल फॉर्म अगर पता है तो कुछ चीज़ें हम वैसे भी जनरली इसमें पकड़ सकते हैं फुल फॉर्म के माध्यम से। तो जैसे मैं अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन, यानी कि ट्रेन का जो रियल टाइम है उसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला ये एक प्रकार की प्रणाली है। और ये जो इसरो है ना, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है ISRO यानी कि इसरो, इसके द्वारा इसको जो है वो विकसित किया गया है। अब ये जो RTIS है ना, ये सैटेलाइट के माध्यम से जो है जो कंट्रोल ऑफिस जो एप्लीकेशन यानी कि COA जो होता है इसको जो है वो डायरेक्ट जो है सूचना देता है जो गाड़ी का डिपार्चर है, अराइवल है, कहाँ पर गाड़ी
कहाँ पर पहुँचे, इसका जो है वो रियल टाइम यहाँ पर कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन में देते हैं, जिसके माध्यम से आप देखते होंगे, आप ऐप के माध्यम से भी सर्च करते हो कि गाड़ी का जो डिपार्चर टाइम है, अराइवल टाइम है, कहाँ पर गाड़ी कहाँ कब पहुँची है। तो उसके बारे में ये एक प्रकार का RTIS एक सिस्टम है जो कि इसरो द्वारा विकसित किया गया है और इसे इंजन के लोको में लगाया जाता है और ये सीधा जो है यहाँ पर कंट्रोल ऑफिस में जो एप्लीकेशन है उसमें इसकी सूचना भेजता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है 44 क्वेश्चन कि लाइन क्लियर के लिए जो पर्याप्त दूरी होती है उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया कि ये जब सिग्नल ओवरलैप होता है, सिग्नल ओवरलैप, और एक आपका होता है ब्लॉक ओवरलैप। तो सिग्नल ओवरलैप क्या होता है, जब आप गाड़ी को लेते हो, यानी कि होम सिग्नल ऑफ करने के लिए जो दूरी साफ रखी जाती है स्टार्टर से आगे, उसे हम बोलते हैं सिग्नल ओवरलैप। और ब्लॉक ओवरलैप क्या बोलते हैं कि अगर आप लाइन क्लियर देना है तो लाइन क्लियर लेने के लिए जो दूरी पर्याप्त दूरी साफ रखी जाती है उसे हम यहाँ पर ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं। तो लाइन क्लियर के लिए जो पर्याप्त दूरी है तो उसको बोलते हैं ब्लॉक ओवरलैप, यानी कि बी हमारा राइट आंसर। न्यूट्रल जोन मैंने बता ही दिया है, ये ए क्लास स्टेशन पर जो है वो पाया जाता है। अब ये जो ए क्लास स्टेशन है ये कहाँ से कहाँ पाया जाता है ए क्लास पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्टर और जो एडवांस स्टार्टर होता है, एडवांस जो आपका स्टार्टर होता है उसके बीच जो है ये न्यूट्रल सेक्शन होता है, ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है 45 कि मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में जो सी क्लास का जो स्टेशन होता है उस पर कौन से सिग्नल होते हैं। तो जब हमने सी क्लास का स्टेशन पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था है तो यहाँ पर डिस्टेंट और जो होम होता है ये लगे होते हैं, और अगर यहाँ पर दो संकेतीय व्यवस्था लगी है तो यहाँ पर मैंने बताया था एक तो होता है आपका यहाँ पर वार्नर और एक आपका होता है यहाँ पर होम। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डिस्टेंट और एडवांस या होम और स्टार्टर या एडवांस स्टार्टर, डिस्टेंट और होम, इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डिस्टेंट और होम हो जाएगा। और ये आप सभी लोगों को पता है कि होम से आगे 400 मीटर जो दूरी होती है यहाँ तक जो है इसका ब्लॉक सेक्शन होता है और अगला ब्लॉक सेक्शन यहीं से शुरू होता है। तो अगर लाइन क्लियर देना है दूसरी गाड़ी को तो गाड़ी जो है वो होम से आगे 400 मीटर यहाँ पर चली गई और चलती जा रही हो, तभी हम जो है यहाँ से दूसरी गाड़ी को लाइन क्लियर दे सकते हैं। ये लाइन क्लियर की इसमें शर्तें जो है मैंने बताई थी। 46 यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो अंतिम रोक सिग्नल है वो किसकी सुरक्षा करता है। तो आपको पता है कि मान के चलो यहाँ पर जो है वो डिस्टेंट लगा है, डिस्टेंट से आगे होम लगा होता है, होम से आगे जो है वो स्टार्टर लगा होता है, स्टार्टर से आगे जो है वो एडवांस लगा होता है ना। इस तरीके से जो है वो सिग्नलों की पोजीशन होती है। तो आपको पता है कि इसके बाद ये जो आप यहाँ पर स्टार्टर देख रहे हैं, इसके बाद जो है वो ब्लॉक सेक्शन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लॉक सेक्शन। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि ये आगे का जो ब्लॉक सेक्शन है, नेक्स्ट जो ब्लॉक सेक्शन है उसका बचाव करता है। तो ये जो एडवांस होता है जब ये ऑफ किया जाएगा तो गाड़ी अगले सेक्शन में भेजी जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या कर रहा है 47 कह रहा है कि जो SWR होता है स्टेशन वर्किंग रूल, इसमें क्या सही है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि इसमें 18 अध्याय 7 परिशिष्ट, 18 अध्याय 27 परिशिष्ट, 12 अध्याय या 8 परिशिष्ट या इनमें से कोई नहीं। तो SWR में आप लोगों को पता ही है कि 8 तो परिशिष्ट होते हैं। तो अगर मैं 8 परिशिष्ट यहाँ पर देखूँ तो ये मेरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो एक बारी के लिए जो तुक्का है वो आप यहाँ पर इन दो में चीज़ें लगा सकते हैं। ये तो हमारे दो ऑप्शन नहीं बचेंगे। अगर आपको यहाँ पर तुक्का लगाना भी है तो आप C और D में लगा सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जो है वो 12 तो अध्याय होते हैं और 8 इसमें परिशिष्ट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखनी है। क्लियर? अगर मैं G&SR की मैं बात करता हूँ, G&SR जनरल एंड सब्सिडरी रूल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसमें 18 तो क्या होते हैं, अध्याय होते हैं, और 7 इसमें क्या होते हैं, परिशिष्ट होते हैं। और ये जो परिशिष्ट है ना 8 परिशिष्ट और ये जो 7 परिशिष्ट है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 48 क्वेश्चन। जो C क्लास ओडिसी होती है वहाँ पर इसकी जो अधिकतम गति होती है वो कितनी होती है। तो ये तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जो ओडिसी होती है वो 3 प्रकार की, A क्लास, B क्लास और C क्लास होती है। और जब स्पीड की बात करते हैं तो यहाँ पर तो जो है वो नॉर्मल स्पीड या सेक्शनल जो स्पीड होती है वो रहती है। और P क्लास पर जो मैक्सिमम आपको पता ही है, मैक्सिमम हमेशा पूछी जाती है 40 होती है, और यहाँ पर C क्लास में कितनी होती है, 25 किलोमीटर यहाँ पर
मैक्सिमम स्पीड होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर सी क्लास की पूछ रहा है तो 25 किलोमीटर पर घंटा यहाँ पर रहेगी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। दूसरा, यहाँ पर जब परमिशन की बात आती है तो आपको पता ही है कि भाई ए क्लास की जो ओडीसी होती है डिवीजन लेवल सीनियर डीएम देंगे, बाकी जो है पीसीओ यहाँ पर देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है ना। और जो सी क्लास की ओडीसी है इसको जो है वो परमिशन कौन देते हैं, सीआरएस देते हैं। बाकी इसमें कभी कभार ये पूछा जाता है कि ये जो ओडीसी है यहाँ पर जो साथ में चलने वाला जो स्टाफ है वो कौन कौन सा है, तो इसमें तो ध्यान रखना, इसमें तो केवल जो है वो ट्रेन मैनेजर चलेगा। इसमें आपको जो है वो ओएचई स्टाफ भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। डी यानी कि जो सी क्लास की जो ओडीसी है। और अब जब भी ओडीसी चलाने की जो अनुमति है, अगर आपसे सीधा सीधा ये पूछा जाए कि ओडीसी जो है इसको चलाने की जो अनुमति है वो कौन देते हैं, तो यहाँ पर पीसीओएम आप सीधा सीधा यहाँ पर राइट आंसर याद रखना है। 49 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 बॉक्स वैगन की शंटिंग में इम्पैक्ट जो स्पीड होती है वो कितनी होती है। तो 5 बॉक्सन के हिसाब से आपको यहाँ पर 2 किलोमीटर पर घंटा आपको याद यहाँ पर रखनी पड़ेगी, क्लियर। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि एक आपसे एक बॉक्स वैगन की पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है, एक बॉक्स वैगन की। तो इसके मामले में 5 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्लियर। शंटिंग की आप सभी लोगों को पता ही है कि शंटिंग की जो सामान्य गति होती है वो 15 किलोमीटर यहाँ पर रहती है, ये तो आप सभी लोगों को जनरली पता ही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मटेरियल सामग्री जो ट्रेन होती है, मटेरियल जो ट्रेन होती है, इसकी यहाँ पर जब भी ये गिट्टी गिराती है तो उस समय यहाँ पर जो गति होती है वो कितनी होती है, ये भी आपसे हमेशा पूछी जाती है। तो आप बताएंगे 8 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि बैलास्ट को गिराते हुए जब आपने देखा होगा तो ये कितनी रहती है यहाँ पर 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, सवारी गाड़ी के ब्रेक यान में जो ब्रेक पावर है और जो ब्रेक पाइप और फीड पाइप है इसका मान कितना होता है। तो इससे पहले देखिए ये क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर भी मैंने इसका जिक्र किया था कि इसका रंग कैसा होता है और ना इसका रंग कैसा होता है, बाकी इसमें जो प्रेशर है वो कितना कितना रहता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सवारी गाड़ी में पूछ रहा है, और सवारी गाड़ी के किस में पूछ रहा है, ब्रेक यान में पूछ रहा है। तो ब्रेक यान में मैंने बताया था कि जब हम ब्रेक पाइप का पूछ रहे तो यहाँ पर इसका रंग ग्रीन होता है और इसका रंग कैसा होता है, वाइट होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जब हम बात करते हैं सवारी गाड़ी की, तो देखिए इंजन में तो देखो कितना रहता है, 5 का इंजन में, ठीक है। और बाकी यहाँ पर अगर जब हम क्या नाम ब्रेक यान की बात करेंगे तो कितना रहता है, 4.8 रहता है, कितना 4.8। अब यहाँ पर एक तो आता है आपका ब्रेक पाइप और एक आता है फीड पाइप। तो फीड पाइप में ध्यान रखना है इंजन में कितना रहता है, इंजन में आपको पता है फीड पाइप में 6 रहता है, और ये जो ब्रेक यान है ब्रेक वन में यहाँ पर कितना रहता है, 5.8। तो ये चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो ब्रेक यान में जब भी पूछा जाएगा तो 4.8 और 5.8 रहेगा, 4.8 यानी कि 5.8 हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी प्रकार से आपसे कभी कभार जो है वो मालगाड़ी का भी पूछा जा सकता है। तो जब भी मालगाड़ी की बात आएगी तो मालगाड़ी में भी आप याद रखना कि इंजन में तो आपको 5 याद रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर ब्रेक यान की बात करेंगे ब्रेक वन, तो यहाँ पर 4.8 और 4.7 रहता है। 4.8 कब रहेगा, जब जो है या तो 40 BCN होंगे या 56 जो है बॉक्सन होंगे, क्या होंगे 56 बॉक्सन होंगे, तो उस कंडीशन में 4.8 रहेगा। लेकिन अब 4.7 कब रहेगा, जब इन दोनों से अगर अधिक कोई वैगन रहेंगे तो उस कंडीशन में ब्रेक वन में 4.7 यहाँ पर इसका प्रेशर रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो सेशन है इसमें हमने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यहाँ पर जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आज बताई है उस चीज़ से आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी। इसके बाद इसका जो अगले 50 क्वेश्चन है ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।